हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम चर्चा करेंगे टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जहां दोस्तों जो कि इसमें क्या है ईवीएस रहने वाला है और ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आता है, वही मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी में, ऑप्शन बी दोरंग घाटी में, ऑप्शन सी शांत घाटी में, ऑप्शन डी सुरमा घाटी में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है। ठीक ना, सत्य नहीं, असत्य पूछा है। ठीक, ऑप्शन ए है एक स्वच्छ ईंधन, ऑप्शन बी है मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ऑप्शन सी नीली ज्वाला से जलने वाला, ऑप्शन डी उच्च ऊष्मी मान। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। जो एलपीजी गैस है, जो क्या है, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। मीथेन उत्सर्जन धान की खेती से होता है। ठीक ना, तो इसलिए यह क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था असत्य। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए पौधे तथा जंतु, ऑप्शन बी उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, ऑप्शन सी उत्पादक व उपभोक्ता, ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। देखो यहाँ पर बोला है पारिस्थितिक, करने का मतलब है जैविक और अजैविक दोनों मिलाकर ही बनते हैं पारिस्थितिक। ठीक ना, तो इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन हो जाएंगे? जैविक तथा अजैविक पदार्थ। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट रहने वाला है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 है, मकर रेखा है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23 डिग्री, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक ना, तो देखो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री साउथ। क्या? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक ना, जबकि यहाँ पर भी 23.5 डिग्री है ऑप्शन ए में, लेकिन यहाँ पर यह नहीं डिस्कस किया है कि साउथ है कि नॉर्थ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर आर डी मिश्रा ने, ऑप्शन बी डॉक्टर विताकर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर उदम ने, ऑप्शन डी डॉक्टर ए जी टांसले ने। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए जी टांसले ने। डॉक्टर ए जी टांसले ने ही इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? क्या बोल रहा है? आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। ठीक ना, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7 है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? देखो क्या बोल रहा है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? ऑप्शन ए निम्न ताप प्रभाव है, ऑप्शन बी दाब प्रभाव है, ऑप्शन सी रेन शैडो प्रभाव है, ऑप्शन डी उच्च तुंगता प्रभाव है। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेन शैडो प्रभाव है। रेन शैडो प्रभाव के कारण पश्चिम घाट जो है क्या है? शुष्क है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1962 में।
इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? ऑप्शन ए सूर्य ताप, ऑप्शन बी ऊष्मा बजट, ऑप्शन सी सौर स्थिरांक, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौर स्थिरांक। ठीक ना, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 10 है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? देखो क्या बोला, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रसिया। ठीक ना, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको रूसना नहीं है, क्योंकि वह आपका कर्तव्य है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें क्या है, आप रूसेंगे नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, यह आपका कर्तव्य है पढ़ना। ठीक ना, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? रसिया से लिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है? ठीक ना, खाद्य भूमि क्षेत्र परितंत्र के खाद्य श्रृंखला का बात कर रहा है और सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है शाकाहारी व मांसाहारी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी मांसाहारी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मांसाहारी। सर्वोत्तम सबसे उच्च उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, वायुमंडल का प्रमुख स्थल जो पृथ्वी के सबसे पास है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। ठीक ना, वायुमंडल का प्रमुख स्थल पृथ्वी के सबसे पास कौन है? क्षोभ मंडल। यानी क्या है, क्षोभ मंडल से ही वायुमंडल की परतें चालू होती है। और वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 5 परतें। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 11 मई 1972 को, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2002 को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1990 को, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1980 को। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 2002 को। 11 दिसंबर 2002 को ही क्या है, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन ए शिफ्टिंग खेती, ऑप्शन बी जैविक खेती, ऑप्शन सी अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ऑप्शन डी ग्लास हाउस में पौधे लगाना। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जैविक खेती। ठीक ना, कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक कौन है? जैविक खेती। यानी क्या है, आप जैसे कि खाद जो है, आप ये जैसे मार्केट वाला खाद अगर नहीं डाल रहे हैं खेत में, तो क्या होगा, वो जैविक खेती होगा। यानी आप घर का खाद डाल रहे हैं, जैसे गोबर का खाद। ठीक ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, जैविक खेती के अंतर्गत आएगा, जिससे क्या है, आपका पर्यावरण भी क्या है, संरक्षित रहेगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, अम्लीय वर्षा संबंधित है? ऑप्शन ए HCl से, ऑप्शन बी बोरिक एसिड से, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड से, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड से।
इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक ना, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, WWF का आशय है। WWF का आशय है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाच फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वार फंड। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक ना, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखो, फूलों की घाटी का बात कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोटोपक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए सिसिली में, ऑप्शन बी रॉकीज में, ऑप्शन सी एंडीज में, ऑप्शन डी हवाई में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में। कोटोपक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ है? एंडीज में। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी यमुना। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ठीक ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी पश्चिमी तारे को, ऑप्शन सी पूर्वी तारे को, ऑप्शन डी दक्षिणी तारे को। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1973 में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1973 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है, लखनऊ समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? सॉरी, देश नहीं है, क्या बोला है? लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, ऑप्शन बी नरम दल व गरम दल के मध्य, ऑप्शन सी ब्रिटिश व भारतीय के मध्य, ऑप्शन डी हिंदू व मुस्लिम के मध्य। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात।
इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, चट्टानों की शक्ति मापन को। ऑप्शन बी, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन के प्रयोग को। ऑप्शन सी, प्राचीन स्थलों में मौजूद सामग्रियों की आयु मापन को। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन स्थलों में मौजूद सामग्रियों की आयु मापन को। अब देखो, जहां पर ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी दिया रहता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, उपरोक्त सभी सही मार देते हैं, जबकि यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका क्या है, गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, अंदर टिक नहीं मारना है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद सामग्रियों की आयु मापन को, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ऑप्शन ए, 20 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी, 13 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी, 21 मई 1949 को। ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950, ठीक ना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बायोमैग्निफिकेशन है? ऑप्शन ए, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन बी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। ऑप्शन सी, जीव के आकार में वृद्धि। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी देखिए उपरोक्त सभी है, अक्सर क्या लोग उपरोक्त सभी सही मार देते हैं, जबकि गलत है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोटीन। ऑप्शन बी, फास्फोरस। ऑप्शन सी, कवक। ऑप्शन डी, मृदा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवक, ठीक ना। कवक जो है अजैविक नहीं है। प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा सब क्या है, ये अजैविक है, लेकिन कवक क्या है, आपका जैविक है, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी, नागासाकी। ऑप्शन सी, एक्ट डैम में। ऑप्शन डी, सिडनी में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्ट डैम में। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।